नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो असम्बली के इंतखाबात लास्ट टाइम 2014 में हुए थे, 10 साल के बाद इंतखाबात का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। ये शायद पहला इलेक्शन है जो सिर्फ 3 फेजेस में मुकम्मल हो गया। इससे पहले थोड़ा लंबा टाइम खींचता था इलेक्शन। तो ये बहुत ही पीसफुल इलेक्शन रहा रिसेंट हिस्ट्री में, और पार्टिसिपेशन भी कदरे बेहतर रही। अगर लोकसभा के हवाले से देखें, पूरे जम्मू कश्मीर में लोकसभा में 57.89% पार्टिसिपेशन रही थी, लेकिन असम्बली में ये इम्प्रूव होकर 63.45% हो गई। इसी तरह कश्मीर की जो पार्टिसिपेशन थी, जो पहले 47% से ज़्यादा थी पूरे कश्मीर रीजन में लोकसभा में, तो अब की बार 55% हो गई। जम्मू में 69% थी, तो अब की बार 72% से ज़्यादा हो गई। तो देखने में ये आया, जो इलाके वोट डालते थे उन्होंने वोट बहुत अच्छी तरह से डाले, और जहाँ लो पार्टिसिपेशन की हिस्ट्री रही है वहाँ अब की बार भी लो पार्टिसिपेशन किसी न किसी तरह से दिखी। लेकिन ओवरऑल देखें तो ह्यूजली पार्टिसिपेटेड इलेक्शन था। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले कश्मीर लाइफ के न्यूज़ रूम ने काफ़ी कोशिश की कि जितने लोगों से हम मिल पाए, चाहे इलेक्टर्स हों, कंटेस्टेंट्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, तो जितना हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से मुमकिन हो पाया हमने आप तक पहुंचा दिया। तो ये पूरी जो सरगर्मी थी, एक्टिविटी थी हमारे न्यूज़ रूम की, ये स्पेयरहेड कर रहे थे मेरे कलीग सैयद शादाब अली गिलानी साहब। तो शुरुआत इससे ही करेंगे। गिलानी साहब, आप इस लोकसभा की तरह असम्बली इलेक्शन में भी काफ़ी घूमे, काफ़ी लोगों से मिले, इलेक्टर्स से भी मिले, कंटेस्टेंट से भी मिले, तो क्या आपको लगा कि ये जो आज का असम्बली इलेक्शन था, ये अब से पहले के इलेक्शन से किस कदर मुख्तलिफ था? देखिए सर, जैसा हम सब जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड असेंबली थी। जब लोकसभा के इंतखाबात हुए तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, यहाँ के लीडर्स ने कहा कि हमारी असेंबली एम्पावर्ड नहीं है, इसीलिए आप लोकसभा में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो हम पार्लियामेंट में उठा सकें, क्योंकि असेंबली में हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ये उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती थी, उनका नैरेटिव इस तरीके से चलता था। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन आया तो उन्होंने कहा कि ये वही स्टेप है, जब हम आज वोट देंगे तो कल को हम अपनी असेंबली को एम्पावर कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। जब हम लोगों के पास गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, तो तमाम लोग ये मानते थे कि हाँ, हमारी जो असेंबली है वो एम्पावर्ड नहीं है। हम एक यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने अलग अलग ट्वीट्स के ज़रिए या अपने जो स्पीचेस हैं उसमें ऐसा भी कहा कि हम सिर्फ एक महज मेयर से एक स्टेप ऊपर हैं, ये ग्लोरीफाइड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये भी कहा कि ये असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो शायद वोटर के जहन में भी ये बात रही, क्योंकि जिनसे भी हम बात करते थे तकरीबन, जैसा आपने कहा कि 60% के आसपास जो है वोटिंग हुई है। और अगर इसको हम ओवरऑल इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो उतनी ख़राब वोटिंग नहीं है। बड़ी बड़ी स्टेट्स में, महाराष्ट्र, यूपी जैसी स्टेट में भी 65 के आसपास ही वोटिंग होती है। तो वोटिंग परसेंटेज ठीक रही है जम्मू कश्मीर में। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ, जैसा आपने शुरू में कहा कि वहाँ कम हुई, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़ी। लेकिन वोटर के जहन में कहीं ना कहीं ये बात रह गई थी कि इलेक्शन में, इस प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, और यही वो ज़रिया है जिससे हम खुद को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो शायद ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, ड्राइविंग फैक्टर था, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो घरों से निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल वजह फरमाई कि ये बहुत ही मुख्तलिफ इलेक्शन था। यूटी तो है ही है, इसके अलावा भी ये जो आपने जम्मू कश्मीर की असम्बली की बात बता दी वो अपनी जगह, लेकिन साथ ये भी सही बात है कि ये जो इलेक्शन हैं अब की बार, ये इससे पहले एक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, जिसमें बिल्कुल जो नई हदबंदी हो गई। हमारी जो असम्बली है उसके पहले 87 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें से 4 बहरहाल लद्दाख की थी, तो वो चली गई। और
फिर जो 83 सीट्स रह गई तो उसमें डिलिमिटेशन के बाद जो इजाफा हो गया 90 तक पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ एक बात ये भी होगी कि 5 और मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेट सरकार करेगी आने वाले दिनों में। शायद प्रोटेम स्पीकर जो बनेगा तो उसी टाइम हो जाएगा। और वो शायद जो लग रहा है कि पहले जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे असेंबली के, उसमें जो नॉमिनेटेड हुआ करते थे उनके वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे। शायद अब लग रहा है कि शायद उनके वोटिंग राइट्स भी होंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे 90 ही नहीं है, अब 95 हैं, तो 95 का आधा जो है तो वो ज़रूरी बन जाएगा किसी भी शख्स के लिए जिसको हुकूमत साजी की दावत दी जाएगी या जो क्लेम कर पाएगा। ये भी एक अलग बात है। और दूसरी बात ये भी थी कि ये पहला इलेक्शन था जो अगस्त 5 2019 को जो इंटरवेंशन हो गया आर्टिकल 370 का रीड डाउन का या आर्टिकल 35A का, तो उसके बाद ये पहला इलेक्शन हुआ। और उसके बाद से अब तक काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई बाय वे ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशंस एट गवर्नमेंट लेवल। तो एक मुख्तलिफ सिचुएशन है जिस सूरत हाल में आज के इलेक्शंस हुए। लेकिन शादाब साहब, आप लोगों से मिले, मैंने भी आपके प्रोग्राम देखे, आपके लोगों के जो तासरात थे, लेकिन वहाँ बाय एंड लार्ज मुझे ये लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो एजेंडे हैं और जो लोकल इलेक्टर्स हैं उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें मुझे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लगा। आपको भी लगा ये क्या? नहीं, मुझे लगता है लोग जो हैं अब ये समझ चुके हैं कि सबसे पहले हमें अपने घर को संवारना है, फिर हम अपने मोहल्ले को संवार सकते हैं और बाद में शहर को संवारा जा सकता है। अगर आपका घर ही खस्ता हालत में होगा तो आप किसी और की मदद क्या करेंगे? तो ये वो सिचुएशन है जहाँ वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास नौकरी हो, हमारी सड़कें बनी हो, फिर जाके हम बड़े इश्यूज़ पे जाएंगे। जैसा आपने कहा, अगर हम देखें तो तमाम बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर की, रीजनल पार्टीज़, ऑलमोस्ट सेम एजेंडा था बीजेपी के अलावा। कांग्रेस भी टू सम एक्सटेंट स्टेटहुड की बात करती थी। बीजेपी के बड़े लीडर्स ने स्टेटहुड की बात तो की, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में उसका जिक्र नहीं था। लेकिन जो बाकी पार्टीज़ है, JKNC है, JKPDP है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, वो स्टेटहुड की बात भी करते हैं, जॉब राइट्स की बात भी करते हैं, लैंड प्रोटेक्शन की बात भी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू देखते हैं, बेरोज़गारी पे या बढ़ती महंगाई पे बात करते हैं। लेकिन उनका जो सीक्वेंस था, उनकी जो क्रोनोलॉजी थी, वो 370 से शुरू होती थी और अनएम्प्लॉयमेंट पे ख़त्म होती थी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं या जितने लोगों से हम मिले, वो अनएम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद वो स्टेटहुड बोलते हैं, फिर वो 370 बोलते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी बढ़ गई है। अगर मुल्क की सतह पे देखें तो शायद हम कुछ चंद ऐसे जगहों में से हैं जहां जो टॉप में आती है हिंदुस्तान में। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ हमारे इकॉनमी का जो बैकबोन है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है पिछले कुछ सालों से। तो वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम पहले रिवाइव करें, हम उस स्टेज में आए कि हम बाकी चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करें। अभी हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो लोग इतने कमज़ोर हैं, इतने पसमंदा हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि सबसे पहले 2 वक्त की रोटी आ जाए ताकि इतनी एनर्जी हमें मिले कि हम किसी चीज़ के लिए लड़ें। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये चीज़ भी है कि स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड से हमारे पास एम्पावर्ड असेंबली रहेगी। यूटी की असेंबली के पास ताकत नहीं है, इख्तियारात नहीं है। तो स्टेटहुड में वो इतना, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर्स हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी मैच्योर हैं और अवेयर भी हैं। उन्हें मालूम है कि स्टेट की असेंबली होगी तो कानून बन सकते हैं, नए लॉज जो हैं, अमेंडमेंट्स जो हैं वो बन सकती है, वो हो सकती है, वो की जा सकती है, नए कानून लाए जा सकते हैं, बिल पास किए जा सकते हैं। लेकिन यूटी में उतनी ताकत नहीं है। तो स्टेटहुड के बारे में भी जिक्र हुआ कहीं ना कहीं, दफ़ा 370 के बारे में हुआ। लोगों के जहनों में ऐसा गुमान भी है कि उन्हें लगता है कि शायद वक्त लगेगा। जैसे कुछ लोगों के जहन में मैंने जिनसे बात की, उन्हें लगता है, क्योंकि बीजेपी तो क्लियर कट कहती है कि 370 वापस नहीं लाना है, लेकिन स्टेटहुड की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी 370 की बात नहीं की, न फेवर में न उसके अगेंस्ट पब्लिकली। तो उन्हें लगता है कि शायद कभी ऐसी सरकार आएगी, अगर इन्हें 70 साल लगे
370 को हटाने में, तो शायद 70 साल के बाद अगली 2 जनरेशन जो है वो 370 को फिर से देखेगी। लेकिन स्टिल जो यहाँ का वोटर है वो बेरोज़गारी पे फोकस करता है, वो स्टेटहुड पे फोकस करता है, और साथ ही साथ वो लैंड और जॉब राइट्स की प्रोटेक्शन को उसको दिमाग में रख के वोट देने चाहता है। तो एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि जहाँ भी आप गए, जहाँ लोगों से बात की, एक मैसेज जब वो बात कर रहे थे कि बिटवीन द लाइन्स वो ये कन्वे कर रहे थे कि जो मामलात हैं, एक तो मामलात जो हैं जिनका तज़किरा आपने किया, और दूसरा मामलात की दाद रसी जो है, सुनने वाला, तो उस सुनवाई में उनको काफ़ी तकलीफ होती है, कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ये तो वैसे भी ब्यूरोक्रेसी का खासा रहता है। जब आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं तो बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है, वो मामला तो रहा ही। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि देख लीजिए, आपने भी बता दिया कि बीजेपी तो क्लियरली स्टेटहुड कमिटेड है, कहते हैं कि पार्लियामेंट में उन्होंने बताया उसी वक्त जब आर्टिकल 370 का रीड डाउन किया गया, तो स्टेटहुड अब वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे है, तो स्टेटहुड है। 370 आप कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है, तो मतलब उनकी पोजीशन है, क्योंकि वो इतने बरस से इस मुद्दे के पीछे लगे हैं, तो अब एक मौका मिल गया तो हो गया। कांग्रेस स्टेटहुड की बात करती है, 370 पे खामोश है। जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, आप उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, पीडीपी ले लीजिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, अपनी पार्टी ले लीजिए, या अब जो इंजीनियर रशीद की अनरिकॉग्नाइज्ड लेकिन पार्टी तो है, वो भी ये बात कर रही है। तो यहाँ तो इंडिपेंडेंट्स भी इसी हिसाब से बात करते हैं। लेकिन एक आपने कहीं ये देखने की कोशिश की कि अगर इन सब में एक ही मसला है, एक ही एजेंडा है, मतलब इनफैक्ट अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इनके जो गाने हैं वो भी एक जैसे हैं, स्लोगन बन खो वजीर आला, तो सब पार्टियों में यही चल रहा था। अब आप इनका तरीक़ाकार जो है वो भी सिमिलर है, लेकिन आपने कोई कोशिश की है जानने की, अगर ये सब सिमिलर है, सब एक जैसा है, तो ये फिर भी डिवाइडेड क्यों थे? जी देखें, आपने जो चीज़ बोली कि वो शायद हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें भी मालूम होगी। स्लोगन सेम है, ऑलमोस्ट मैनिफेस्टो सेम है, इनके जो सॉन्ग्स ये यूज़ करते हैं वो सेम है, लोगों से बात करने का तरीका सेम है, क्योंकि सब कश्मीरी है तो इन्हें मालूम है कि किस तरीके से आपने लोगों से खिताब करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से पूछते हैं कि आपने अलायंस क्यों नहीं की, तो वो आपको पास्ट मिस्टेक्स का हवाला देते हैं कि फलानी पार्टी ने 2014 में ऐसा किया जिसकी वजह से ये हुआ। वो अपनी मिस्टेक्स छुपाते हैं जो उनसे हुई होंगी या नहीं भी हुई होंगी। वो ये कहते हैं कि हमने कोशिश की थी, जो पीएजीडी बना था उसमें इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, इन्होंने पीएजीडी तोड़ दी। जब आप पीडीपी से बात करते हैं तो पीडीपी के लीडर्स कहते हैं कि हमारा क्लियर मंशूर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें बिट्रे किया और उन्होंने हमसे बिना पूछे सारी सीट्स पे इलेक्शन लड़ लिया लोकसभा में। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम पीएजीडी का हिस्सा तो रहे थे, लेकिन हमें शुरू में ही समझ आ गया कि ये जी ठीक चीज़ नहीं है, ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो हम 6 महीने में ही वहाँ से निकल गए। अपनी पार्टी आपको मालूम ही है कि किन हालात में बनी है, तो वो कभी इनके साथ थी ही नहीं। वो तमाम वो लोग थे जो इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का आपने जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि इन तमाम पार्टीज़ ने वक्तन फ़वक्तन कश्मीरियों को धोखा दिया है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कल को अगर इनके पास कोई रोड मैप है तो मैं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ और मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उनके जो भाई है उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट बीजेपी, क्लियर कट हमारे इंटरव्यू पे कहा कि बीजेपी के अलावा सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब कहते हैं कि सब ने कश्मीरियों को बिट्रे किया है, तो इसीलिए उनके साथ किसी किस्म का हम अलायंस या गठजोड़ या उनके साथ हम मिले नहीं, हमारी पार्टी लाइंस डिफरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सब अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें तो नैरेटिव सेम है, डिमांड सेम है, लोग वही हैं, मैनिफेस्टो वही है, गाने वही है, गाने वाले वही है, और स्लोगन भी वही है, और स्लोगन जो लगाते हैं, जो नारे देने वाले हैं, वो भी वही है। आपको एक शख्स तकरीबन 5 रैलीज में भी मिल जाएगा अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी की रैली में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 वोटर्स हैं, उसमें से 50 ही वोटर होते हैं, जो बाकी लोग हैं वो तमाशा देखने के लिए भी आते हैं। तो जो ये ग्राउंड पे होता है, ये हर जगह होता होगा, लेकिन कश्मीर में भी इस बार यही हो रहा है। इल्ज़ाम तराशी हो रही,
इंडिपेंडेंस जैसा आपने कहा कि वो ये नारे लगाते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स इसलिए भी इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी ने टिकट नहीं दी, जो उनकी मदर पार्टी थी, उनसे टिकट नहीं मिली तो वो नाराज़ होकर उठ के आ गए। अब आज वो विद इन 10 डेज उन्हीं पार्टी के खिलाफ या पार्टी वर्कर्स के खिलाफ, पार्टी लीडर्स के खिलाफ बोल रहे हैं जिनके लिए वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कैंपेन करते थे। तो ये डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड कि लोग किस तरफ हैं और क्या है, क्योंकि आप भी सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने बहुत गौर से देखा है और आपको मालूम है कि कश्मीर की सियासत हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी और मुख्तलिफ है, ये और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई। नहीं, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये लोग, ये पार्टीज़ तो बताएंगी नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दीज पार्टीज़ हैव इन्वेस्टेड इन डिविजन ऑफ पीपल। लोगों की फ़िरक़बंदी, तबक़बंदी में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। यहाँ तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी हुआ करती थी, बीच बीच में कभी कांग्रेस वांग्रेस का भी मतलब दौर रहा है, वो खैर हिस्ट्री है। अगर हम रिसेंट डेज़ की बात देख लें तो पीडीपी इमर्ज हो गया एज एन अल्टरनेटिव, हम उनका अल्टरनेटिव है, और अल्टरनेटिव शायद बन भी गया 2002 में। उसके बाद दूसरी बार भी हुकूमत आ गई 2014 में बीजेपी के साथ, पहले कांग्रेस के साथ। तो ये जो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ डिवीजन में इन्वेस्ट करते हैं, कश्मीर में ये कश्मीर का बड़ा भयानक और बहुत ही डार्क दौर रहा है कि हम इतना, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ सियासत में, डिवीज़न में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि बाद में सोशल फैब्रिक भी इम्पैक्ट होता है। एक ज़माना होता था जब कांग्रेस को गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, तो उनके ताबूत नहीं उठते थे, उनको मज़ारों में दफन नहीं होने दिया जाता था, तलाक़ें हो रही थी। तो अब की बार भी मतलब ऐसी सिचुएशन हुई है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, हमने 1-2 हफ्ते पहले एक कॉरेस्पॉन्डेंट की वो स्टोरी, कहानी शाये की थी, जिसमें एक कपल महज सियासी बुनियादों पर, वो भी उनके अपने इख्तलाफात नहीं थे, उनके वालिदैन के इख्तलाफात थे 2 अलग अलग पार्टियों के साथ, तो वो अलग हो गए, उन पर थोपा गया अलहदगी। हालांकि उनका बच्चा उनके जो बच्चे हैं अब वो सफ़र कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप डिवीज़न में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजूहत होती हैं। डिवीज़न आप किसी बुनियाद पे करते हैं, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक है। तो लेकिन बाद में जब आप किसी सिचुएशन में ऐसे आते हैं जब आपको एक दूसरे से हाथ मिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो शायद वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस इतिहाद को ग्राउंड लेवल पे कन्वर्ट करने का। ये पॉलिटिकल पार्टीज बताएंगी नहीं, लेकिन ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि आप इतने सारे डिवीज़न के बाद कैसे आप फिर वो वापस कर लेंगे वो सारा तमाशा। तो मुझे लगता है कि मतलब इस कंटेक्स्ट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इतिहाद रहा है, तो आप अगर इस कंटेक्स्ट में देख लें तो आपने क्या देखा? देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सबको मालूम है एनसी कांग्रेस 90 सीट्स पे प्री पोल अलायंस किया है, लेकिन इसमें कुछ 5-6 ऐसी सीट्स भी हैं जहां फ्रेंडली कंटेस्ट है, यानी दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट जो हैं कंटेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देखी जो बानिहाल में हुई, जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ थे वकार रसूल साहब, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कि उन्होंने जी बानिहाल में किसी किस्म का काम नहीं किया है, जिस पे बाद में कांग्रेस की क्लेरिफिकेशन आती है कि ये इनका इंडिविजुअल बयान है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने काफ़ी कैंपेनिंग की इस बार कश्मीर में, तो उन्हें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप जम्मू में कैंपेन कीजिए, कश्मीर में कैंपेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस जम्मू पे रखें। तो वो कहीं ना कहीं वो रिफ्ट या क्या कहें इसको, वो देखने को मिला। उसके साथ साथ सोपोर में जो लीडर हैं डार साहब कांग्रेस के, इससे पहले भी एमएलए रह चुके हैं, हाँ बहुत बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ये किस किस्म का अलायंस है, ये कैसा कोलेशन है जहां ऑपोजिशन या जो फ्रेंडली कंटेस्ट हमारे साथ कर रहे हैं वो तो हमारी पार्टी के झंडे चुरा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ग्राउंड पे देखने को मिली, जबकि इनका अलायंस है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि पिछली बार भी जब हम लीडर्स से मिलते थे तो उन्होंने कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्विंस ए वोटर कि आप मुझे वोट ना दें, आप मेरे सियासी हरीफ को वोट दें, जो कल तक मेरा सियासी हरीफ था आज वो मेरा दोस्त है, आप उन्हें वोट दें। बोला ये डिफ़िकल्ट इस सेंस में होता है कि उन्हें मालूम होता है हल या कलम दवात मेरा निशान है। अब वो कलम दवात ढूंढते हैं, वोटिंग मशीन पे कलम दवात कहीं नहीं होता, वो सपोर्ट किसी और को कर रहे हैं, XYZ पार्टी को।
तो वो डिफ़िकल्ट होता है उन्हें ये समझाना कि आप आज कलम दवात को वोट ना करें, हल को वोट करें। तो कल को जब हम फिर से स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे डीडीसी में एक साथ लड़ रहे थे, तो बड़ी जगहों पे ये भी देखने को मिला कि जो छोटे लेवल के वर्कर्स थे, जो डीडीसी ब्लॉक लेवल के वर्कर होते हैं, वो पार्टी छोड़ के चले गए। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हुआ, पीडीपी के साथ भी हुआ, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली, उन्हें मैंडेट नहीं मिला। और वहाँ जो ग्राउंड पे लोग थे, उन्हें ये समझाना पड़ा कि तुम पीडीपी के वर्कर तो हो, लेकिन वोट तुम्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है। सेम सिचुएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी, और ये आज के वक्त में भी हो रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहना पड़ रहा है कि आप हल के बटन को ना दबाएं, आप हाथ के बटन को दबाएं। और वो वोटर कंफ्यूज है, जो उतना मैच्योर नहीं है, जिसे ये मालूम नहीं कि ये क्या है। वो एक सपोर्टर है, मेयर सपोर्टर है, वो आउट ऑफ लव सपोर्ट कर रहा है। उन्हें ये मालूम नहीं कि अलायंस क्या होता है, ये लोग जुड़े क्यों हैं, ये लोग अलग क्यों होते हैं। तो उनके लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने ऑफ रिकॉर्ड ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हमें फिर अपना ग्राउंड रिवाइव करने में वक्त लगता है। यानी जहां मैंने 5 साल मेहनत की है और अब मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं किसी और के लिए वोट मांग रहा हूं, कल को जब मैं कंटेस्ट करने जाऊंगा तो मुझे अपना ग्राउंड रिवाइव करने में वक्त लगेगा, क्योंकि पिछली बार मैंने किसी और के लिए वोट मांगे थे। तो वो इख्तलाफात, वो चीज़ें, वो कन्फ्यूजन्स इस बार भी देखने को मिले। इसमें आपने जिस बात का तज़किरा किया, जो उमर अब्दुल्ला ने अपने दोस्त राहुल गांधी को, वो दोस्त भी हैं वैसे, मतलब वो डर्ट बाइकिंग इकट्ठे करते हैं, तो मतलब कभी कभी इख्तिलाफ में भी रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज वो हम उम्र हैं और बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। लेकिन उसने जो उनको सलाह दी थी कि आप जम्मू की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे दें। मतलब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि मतलब पोल के दौरान ही या पोल इलेक्शन के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने अपना जो पीसीसी का चीफ है वो चेंज कर लिया। तो वो वकार रसूल थे, और फिर करा साहब, तारिक हमीद करा साहब बन गए नए पीसीसी चीफ। तो उसकी वजह से जो थोड़ा पार जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है, उनका जो फोकस था थोड़ा जम्मू की तरफ से कश्मीर की तरफ गया। तो वो लग रहा था कि आइडियली क्या होना चाहिए था, जो उमर अब्दुल्ला भी समझता है और शायद बाकी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं हम भी समझते हैं, कि कांग्रेस का मेन फोटे तो है वो जम्मू है। जम्मू में एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, इट इज़ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी टाइम से कुछ ज़्यादा एक मखसूस बेल्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो वो एक सलाह थी उस वक्त। और ये भी बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मतलब जो कांग्रेस की कैंपेन थी वो इतनी फ्रेंडली भी नहीं थी। मतलब वो लद्दाख का हवाला देते थे, जहाँ उन्होंने अपने कैंडिडेट को इंडिया अलायंस के कैंडिडेट पर लोकसभा के दौरान ना वो थोप दिया, और बहरहाल वो सीट निकाल ली। तो एक अप हो गए इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो कश्मीर में भी ऐसा ही रहा कि मतलब त्राल में अगर आप देखेंगे या कई और जगहों पे जहाँ पार्टी ने अपने कैंडिडेट को इग्नोर कर दिया, तो वो पार्टी वाला कैंडिडेट आ गया बतौर इंडिपेंडेंट के। इनफैक्ट जो त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेक्निकली 2 कैंडिडेट हैं, एक पीडीपी के नाम पर लड़ रहा है, तो दूसरा इंडिपेंडेंट है लेकिन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं। लेकिन अब की बार शादाब भाई हमने देखा कि इंडिपेंडेंस का बड़ा क्राउड था जी। तो इंडिपेंडेंस ऐसा क्यों हुआ, मशरूमिंग क्यों हो गई, आपको क्या लगा? इंडिपेंडेंस का क्राउड इसलिए भी है, एक तो इंजीनियर रशीद साहब की जो पार्टी है ना, उसका राइज हुआ। जो 2024 के लोकसभा इंतखाबात हुए, उनमें जो इंजीनियर रशीद साहब विनर बन के सामने आए नॉर्थ कश्मीर से, तो काफ़ी सारे लोग उसके बाद उनकी पार्टी से जुड़े। वो रजिस्टर्ड पार्टी है नहीं, तो उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट की फहरिस्त में आते हैं। तो वो एक जो सेंटिमेंटल वोट कहें उनको, वो ऑल्टरनेटिव वोट कहें, जो भी लोग समझते हैं, लेकिन उसकी वजह से लोग अपनी पार्टीज छोड़ के इंजीनियर रशीद साहब के साथ जुड़े। कुछ नए लोग, नए चेहरे भी जुड़े हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं वो बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी 37 साल बाद वापस आई। जमात इस्लामी पे बैन है, तो उनके कैंडिडेट्स जमात बैक्ड तो हैं, आइडियोलॉजी वही है, लेकिन बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और कई सारे ऐसे लोग जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दी, क्योंकि
नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है उसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नहीं, जिन्हें सीट नहीं मिली, जिन्हें मैंडेट नहीं मिला, वो भी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इतने इंडिपेंडेंट्स हैं कि लोग इन पे एलिगेशंस भी लगाना शुरू हो गए। बड़े बड़े लीडर्स ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने जमात इस्लामी पे कहा कि असल जमाती तो जेलों में बंद है, ये जमाती नहीं है। इंडिपेंडेंट्स पे कहा कि ये वोट तकसीम करने के लिए आए हैं और ये सिर्फ हमारी जमात को टारगेट बनाना चाहते हैं। इन्हें प्रॉक्सीज कहा गया कि हम कुछ जमातें हैं, नाम लेके कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के अलावा तमाम प्रॉक्सीज हैं। तो ये चीज़ जो है, जो आप मशरूमिंग कह रहे हैं, अगर हम देखें कि 2008 में भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन 2008 में इंडिपेंडेंस पे इतना फोकस नहीं था, लेकिन इस बार फोकस काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से जितना मैं समझा हूँ, उसका सबसे बड़ा फैक्टर इंजीनियर रशीद है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो इंजीनियर रशीद बैक्ड एआईपी के हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं। हमने साउथ कश्मीर में देखा कि जहाँ जहाँ जमात इस्लामी नहीं थी वहाँ उन्होंने इंजीनियर रशीद को बैक किया, और जहाँ इंजीनियर रशीद नहीं था वहाँ उन्होंने जमात इस्लामी को बैक किया। तो उन्होंने भी एक किस्म का अलायंस जो है साउथ कश्मीर में कर लिया। तो वो तमाम के तमाम लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुपियन के एक लीडर थे, उन्हें मैंडेट नहीं मिला, वो भी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांग भी माने जा रहे हैं वहाँ। पीडीपी के एक लीडर जैनापुरा से थे, उन्हें मैंडेट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बाद में उन्होंने जमात ने सपोर्ट किया। त्राल में जैसा आपने कहा कि वो उन्होंने तो पार्टी से रिज़ाइन भी नहीं किया, बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन नहीं किया, लेकिन बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली है। ताज महिदीन साहब ने डीपीएपी छोड़ी, बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। यहाँ मुजफ्फर बेग साहब बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लीडर्स हैं या नए फेसेस हैं, काफ़ी पुराने। ताज महिदीन फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कई बार रहे हैं, एक लंबे वक्त से सियासत में है। मुजफ्फर बेग साहब की बात करें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, काफ़ी बड़े ओहदों पे रहे, इंडिपेंडेंट हैं। ताज महिदीन साहब इंडिपेंडेंट हैं, पद्मश्री हैं। और साथ ही साथ आप चिनाब रीजन की तरफ देखें तो वहाँ भी सरूड़ी साहब को मैंडेट नहीं मिला, उनने पार्टी छोड़ दी, वो भी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आप जम्मू की तरफ जाएंगे तो कुछ बीजेपी वालों को मैंडेट नहीं मिला, वो भी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो ये मैंडेट की जंग कही जा सकती है, या क्योंकि एक लंबा वॉइड था, 10 साल से कोई किसी ने किसी किस्म का पावर नहीं देखा है। 10 साल से इन लोगों के पास किसी किस्म की नौकरी नहीं थी। जो ये कहते हैं कि कोई इख्तियारात, इन्हें तो बिल्कुल इख्तियारात नहीं। लोग तो वैसे भी कुछ खास कर नहीं पाते इलेक्शन के बाद, लेकिन जो लोगों के पास पावर आता है, इनके पास बिल्कुल पावर नहीं था। 6 साल से सरकार नहीं है, 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सब चाहते थे कि हम इस बैटल में जो है आगे रहें, फ्रंट लाइनर्स बने, हम जीतें, हम लड़ें। तो जिन्हें स्पेस नहीं मिली, उन्होंने अपनी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की। इसीलिए ये हल्ला गुल्ला जो है इंडिपेंडेंस का मचा हुआ है। और साथ ही साथ जो एक एलिगेशन बहुत बड़ी लगती है कि बीजेपी कहती है हम सरकार बनाएंगे, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी कहती है कि सवाल ही नहीं है कि ये सरकार बना सकते हैं, उसके लिए तकरीबन 50 के आसपास सीट्स चाहिए। अब बीजेपी को 50 सीट्स लेने के लिए क्या करना है? या तो उन्हें एंटायर जम्मू जीतना है और उसके साथ साथ कश्मीर से भी 7 सीट्स लेनी है, लेकिन वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं लगता है जो ग्राउंड की सिचुएशन है। इंडिपेंडेंस पे डिफैक्टो लॉ नहीं लगता है, यानी अगर बीजेपी का कोई शख्स बीजेपी की टिकट से एमएलए बना है तो कल को वो कांग्रेस के पार्टी में नहीं जा सकता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकता है। वो फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन है जैसा आप कहते हैं, तो वो कहीं भी जा सकता है। तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी सारे इंडिपेंडेंट है, अगर वो कल को चाहे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता कि आप कांग्रेस में क्यों गए, बीजेपी में क्यों गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों गए। सेम जमात वालों के साथ भी है, सेम उन तमाम लोगों के साथ है जो बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो इसीलिए समझा जाता है कि सियासत बनाने के लिए इस बार कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम पीडीपी के चीफ कहते हैं कि हमारे बगैर जम्मू कश्मीर में कोई सरकार बना नहीं और सरकार जो है सेक्युलर सरकार बनेगी। अब देखते हैं 8 तारीख को क्या उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। हम तो बहरहाल आज का जो मामला था वो इस पर कि पोलिंग पैटर्न कैसे रहे, इस पर बात करनी है। तो इसमें मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है, जो अब की बार कम से कम कश्मीर का जो कैंपेनिंग पीरियड रहा, इलेक्शन रैलीज वगैरह, हालांकि सरकार ने काफ़ी, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बेहतर इंतज़ाम किए थे, काफ़ी चेकिंग हो रही थी, कहीं कहीं पैसे का इस्तेमाल ना हो, दारू का इस्तेमाल, दारू तो खैर यहाँ नहीं है लेकिन जम्मू में होता रहता है,
और कोई झगड़ों वगड़ों का भी मामला कुछ ना हो, उस पर काफ़ी काम किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कंपेन लो की रही इन कंपैरिजन टू जम्मू, ये सही है क्या? कश्मीर में लो की तो नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग हुई जितना हमने देखा। उन इलाकों में भी कैंपेनिंग हुई जहां लोग पहले शायद ज़्यादा कैंपेनिंग नहीं करते थे, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर की अगर बात करें, पुलवामा जैसे इलाके में जहां एक उसे ऐसा बनाया गया है, ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि ये जी मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर रहते हैं, वहाँ भी अच्छी कैंपेनिंग हुई। इवन लोकसभा में भी अच्छी कैंपेनिंग हुई। वहाँ के जो पीडीपी लीडर हैं, यूथ है, यंग है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, वहाँ कैंपेनिंग अच्छी हुई। धमाल हांजीपुरा इलाके में जो पहले नूराबाद था, हम सकीना इतू के साथ गए तो अच्छी कैंपेनिंग थी, लोग जुड़ते थे। इंजीनियर रशीद साहब को आप देखें, वो पिछले 3 हफ्ते से इंटर बेल पे थे और उनकी बेल एक्सटेंड भी हुई है अभी। उन्होंने पूरे टाइम कैंपेनिंग की। आप उनके सोशल मीडिया से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंपेनिंग कितनी वास्ट थी। हम हाल ही में 2 दिन पहले सजाद लोन साहब की कैंपेनिंग में गए थे और काफ़ी बड़ी कैंपेनिंग, काफ़ी बड़ा रोड शो उनका भी था। हाँ, साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत बेहतर इस्तेमाल इस इलेक्शन में हुआ है, और यहाँ पिछले इलेक्शन में भी, लोकसभा के 2014 में भी हमने देखा, लेकिन जो 2024 में इस्तेमाल हुआ, यानी कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं था जो फेसबुक के ज़रिए अपनी मैसेज कन्वे नहीं करता था। लाइव करते थे। एक तो लाइव वो अपनी रैलीज करते थे, उसके साथ साथ वो रील्स बनाते हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो वो एंगेज करते थे 18, 19, 20 साल वाले वोटर्स को, क्योंकि मैक्सिमम इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वही स्क्रॉल करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनता है। जब आप बार बार किसी शख्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यही शख्स है, आपको अगर मालूम भी नहीं है उस शख्स के बारे में, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो सोशल मीडिया का काफ़ी बेहतर इस्तेमाल हुआ। इंजीनियर रशीद साहब जब जेल से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? सोशल मीडिया पे लाइव किया। और वो मुझे लगता है कि वो ही कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव था। वो विद इन आवर 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका था। मुझे लगता है इस वक्त तो ट्रेंडिंग होगा 3 मिलियन के आसपास। 1 मिलियन व्यूज़ इज इक्वल टू 10 लाख लोग। तो अगर 10 लाख लोग आपका वीडियो देखते हैं तो आप कश्मीर की आधी पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं जो वोट डालने वाली है। तो एक अच्छी मेजॉरिटी को आप केटर करते हैं। तमाम लोग और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस भी थे वो भी कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, सोशल मीडिया आपके लिए एट टाइम्स ट्रबल भी बन जाता है, एमसीसी वायलेशन में फंस जाते हैं या किसी न किसी चीज़ में अटक जाते हैं, लेकिन कैंपेनिंग के लिए सोशल मीडिया को बहुत पावरफुल तरीके से यूज़ किया। जैसे आपने शुरू में कहा, जो गाने थे वो गाने सिर्फ हमें रैलीज़ में या गाड़ियों में सुनाई नहीं दिए, वो गाने हमें सोशल मीडिया रील्स में भी, सोशल मीडिया वीडियोज़ में भी सुनाई दिए। जम्मू की बात करें तो जितना हम खुद तो ग्राउंड पे गए नहीं, लेकिन जितना हमने सुना, मुझे लगता है कि कश्मीर की कैंपेनिंग जम्मू की कैंपेनिंग से काफ़ी डिफरेंट थी। कश्मीर में एक अलग नैरेटिव चल रहा था, अलग नारेबाजी थी, अलग किस्म की कैंपेनिंग थी। जम्मू में कैंपेनिंग मुख्तलिफ थी, क्योंकि जम्मू में दूसरा नैरेटिव है। जम्मू में 370 के वादे नहीं किए जा रहे हैं, जम्मू में डेवलपमेंट के वादे किए जा रहे हैं, यहाँ 370 के वादे किए जा रहे हैं। तो शायद वो कहीं ना कहीं आपका जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं आपकी कैंपेनिंग को भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन जो वॉइस जम्मू से ऑडिबल थी वो ये थी कि आर्टिकल 370 के न होने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल में जम्मू कैसे एक क्रूसिबल बन गई, एक तजुर्बागाह बन गई, उस पर बहुत बातें हो रही थी। शायद जो बीजेपी की कैंपेन का, बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर भेज दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार आए, होम मिनिस्टर आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए, आदित्यनाथ योगी जी आ गए, बीजेपी चीफ आ गए, इसके अलावा तो बाकी मिनिस्टर वो भी आ गए। लेकिन फोकस उनका यही था कि वो अब भी जस्टिफिकेशन में थे कि हमने जो किया सही किया और हिस्टोरिक डिसीजन था, इसके बाद नहीं होना है, और जम्मू को ही फैसला करना है कि हाकिम जम्मू कश्मीर का कौन बनेगा। ये मामला था कि मतलब वहाँ भी मतलब 370 जम्मू में की कैंपेन में भी एब्सेंट नहीं था। तो इट एग्जिस्टेड इन अ डिफरेंट वे बाय वे ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वो ये कि जम्मू कश्मीर में जो वोटर हैं जितने भी हैं, आधी पॉपुलेशन ख़वातीन की है, औरतों की है जी। तो लेकिन औरतें कुछ ज़्यादा दिखी नहीं, इंडिपेंडेंट से भी कम दिखी।
इसकी कोई ख़ास वजह आपको लगी? ख़ास वजह ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। शायद मेन स्ट्रीम में उतना स्कोप नहीं लगता है औरतों को, ख़वातीन को। लेकिन हाँ, कुछ चंद ऐसी ख़वातीन हैं जो काफ़ी लंबे वक्फे से हैं। वो तो हाँ, मतलब वो तो है ही। वेटरन्स वो तो वेटरन्स है। यानी 96 से महबूबा मुफ्ती जी और सकीना इत्तू जी इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। इस बार महबूबा जी ने स्किप कर दिया। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में, पीडीपी में ख़वातीन है, लेकिन हाँ, रेशियो कम है। वोटर्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जब वो लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं, हाँ, पार्टी लाइंस पे अगर बात करें तो जब हम कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि विद इन पार्टी पार्टिसिपेशन अच्छी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी में कार्डर सिस्टम चलता है, उन्हें ग्रो होने में वक्त लगेगा। यानी जो अभी स्पोक्स पर्सन की हैसियत से काम कर रहा है, उसे एमएलए की टिकट मिलने में तकरीबन 10 से 15 साल तो लग ही जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आज आप पार्टी में आए, कल आपको मैंडेट मिला। तो वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी चंद एक जगहों पे हमने देखा कि कुछ ख़वातीन हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं जम्मू से, जैसे प्रिया सेठी थी इससे पहले, या पीडीपी में आसिया नकाश है, महबूबा मुफ्ती जी है, इस बार उनकी बेटी जो है वो सामने आई है। हाँ, रेशियो कम है, लेकिन शायद उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में, वो एक वजह हो सकती है। ऐसी खास कोई डोमिनेंट वजह सामने नज़र नहीं आई। खैर, ये मौजू बड़ा तवील है, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑलमोस्ट 70% वोटर जम्मू कश्मीर के इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि वोट की पार्टिसिपेशन तो वही बता रही है। इस मौजू पर बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो इलेक्शन का पूरा क्राइसिस, ये प्रोसेस होता है, ये एक उस तातुल को, उस क्राइसिस को एड्रेस करने का है जिसमें एक सिविलियन सरकार बनाने की ज़रूरत है। अब वो सिविलियन सरकार किसकी होगी, उसके खदखाल क्या होंगे, उसके इख्तियारात क्या होंगे और उसका आउटकम क्या होगा, ये एक लंबा सिलसिला है जिस पर इस वक्त अगर बात की जाए तो कदरे नाजेबा लगेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं और हम कोई ऐसा न्यूज़ रूम रिसोर्सफुल नहीं है कि हमारे यहाँ एग्ज़िट पोल्स का सिलसिला हो तो हम बताएं कौन सी सीट कौन ले गया। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हम नाजरीन को बता पाएंगे कि आने वाला जो हाउस होगा, बनने वाला जो हाउस होगा, जिसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं कि रंग वंग करने की, थोड़ा पेंट करने की, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं रहेगा, सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो गया जब हमने हिस्ट्री में पहली बार उसको एक फिल्म सेट को शूटिंग के लिए इजाज़त दे दी। पता नहीं क्यों दे दी और उसकी वजह क्या थी, वो अलग कहानी है, लेकिन अब डस्टिंग हो रही है। तो लेकिन एक बात हम नाज़रीन को बता सकते हैं कि जो हाउस बनने वाला है वो हाउस किसी एक पार्टी का हो ही नहीं सकता, वो एक हंग हाउस होगा। लेकिन हंग कितना होगा वो देखना बाकी है, और मुझे लगता है कि अब कई दिन ही रह गए हैं 8 तारीख को। इस वक्त हम शायद उस दिन इसी टेबल पे कैलकुलेट करते होंगे कि किसकी सरकार बन सकती है, क्या ऑप्शन है, क्या नहीं है। तो लेकिन जब तक वो रिज़ल्ट आ जाएगा तब तक हम कोशिश करेंगे इस इलेक्शन के, जो हिस्टोरिक नेचर का इलेक्शन रहा, तो इसके जो मुख्तलिफ इसके जो मुख्तलिफ गोशे हैं उन पर आने वाले दिनों में बात फिर करेंगे, ताकि हम आपका इंटरेस्ट रिटेन करेंगे तब तक जब तक एक हुकूमत बन पाएगी। तो मुझे लगता है तब तक हम आप नाजरीन से इजाज़त लेंगे। हम ये बहुत थके हैं, काफ़ी लोकसभा भी इन्होंने किया, अब असेंबली में उन्होंने किया, आज पहला दिन था इलेक्शन होने के बाद, आज फंस गए यहाँ न्यूज़ रूम में डिस्कशन के लिए। तो नाजरीन, हमें इस वक्त मुझे और शादाब गिलानी को इजाज़त दें, तो कोशिश करेंगे कल परसों फिर आपसे हम कलामी हो। तब तक के लिए शुक्रिया।